हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टॉटोमेरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कवर कर लिया था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरा कवर कर लिया था। आई थिंक आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि फर्दर और क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसे होंगे फाइनली, है ना। क्योंकि तो अभी तक हम लोगों ने थियरी ही कवर की थी। तो चलिए पहले एक छोटा सा टर्म सीख लेते हैं, इनोलाइजेबल एच, फिर उसके क्वेश्चन और साथ में टॉटोमेरिज्म के और टाइप। चलिए देखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, इनोलाइजेबल एच। ठीक है, इनोलाइजेबल एच कहने का क्या मतलब है? दोज एच विच पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। ठीक है, वो एच जो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन एच को अपन काउंट कर लेंगे और वो एच अगर है तो टॉटोमेरिज्म होगा, अदरवाइज टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो मैं थ्योरी लिख देना, ठीक है, मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा। चलिए लिख लीजिए, द हाइड्रोजन एटम विच participate in tautomerism is called इनोलाइजेबल H. तो मैं यहाँ जो बता लिखना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा कि द हाइड्रोजन एटम विच पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, जो हाइड्रोजन एटम टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनोलाइजेबल एच। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट, अब याद रखिएगा कि अगर इनोलाइजेबल एच मॉलिक्यूल में है तो टॉटोमेरिज्म होगा, नहीं है तो नहीं होगा। कंडीशन के साथ हम लोग बात करें। यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा, द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स इनोलाइजेबल एच, ठीक है, will show tautomerism. Otherwise molecule will not show tautomerism. ठीक है, तो बात बस इतनी सी है कि अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर इनोलाइजेबल एच है देन द मॉलिक्यूल विल एबल टू शो टॉटोमेरिज्म, और अगर इनोलाइजेबल एच नहीं है तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन ये है कि सर इनोलाइजेबल एच कैसे पता करेंगे? चलिए कंडीशन लिखता हूँ मैं, इसके बाद उस पर ढेर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो जो कंडीशन है आपके पास, दो टाइप की कंडीशन होती है, एक डिस्टेंट एच वाली और एक नॉर्मल। जैसे बस आप इतना लिख लीजिएगा कि आपके पास एक कार्बन होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड मस्ट कंटेन्स 1H, और यही H इनोलाइजेबल H हो जाता है, इनोलाइजेबल H। अब एक मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है एक ही होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता नहीं भी हो, लेकिन एक कंडीशन मैंने छोड़ी कि यहाँ एक G ग्रुप होना चाहिए और दिस G ग्रुप मस्ट बी अ -M ग्रुप। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये -M ग्रुप कैसे होगा? देखिए, तो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ -M ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं? मेनली आपको जो ग्रुप दिखने वाले हैं वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर नाइट्रोसो, ठीक है, N डबल बॉन्ड होता है नाइट्रोसो, या फिर आपको C ट्रिपल बॉन्ड N देखने मिलेगा, या फिर CH डबल बॉन्ड NH देखने मिलेगा, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे NH डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस वैसे कर लीजिएगा N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH। ये सारे अगर मॉलिक्यूल हुए, NO2 को भी मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ, वैसे तो आप लोग जानते हैं NO2 कैसे। तो अगर ये सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हुए G की जगह पे तो टॉटोमेरिज्म होगा। ठीक है, मतलब बस इतना समझना है कि मैंने इतने सारे एग्जांपल लिख दिया, आपको इतने सारे का काम नहीं आने वाला, काम तो बस ऊपर के दो आने वाले हैं, बाकी नीचे लिखे हैं वो पता है तो बढ़िया है, बाकी आप कंडीशन समझ जाओगे तो हर बार कर पाओगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि -M ग्रुप होना चाहिए। अब आपने GOC1 पढ़ रखा है, GOC1 में हम लोगों ने कवर किया था -M ग्रुप क्या होता है, कंडीशन क्या होता है उसके लिए। अगर वो है तो फर्दर उस लेक्चर को रेफर करिए मेसोमेरिक वाले, ठीक है, नहीं तो फाइनली आप यहाँ से समझ जाओगे। ठीक है, ये सारे ग्रुप हो गए अपने पास। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि क्या ऐसा हर बार होगा कि इनमें से कोई एक ग्रुप G यहाँ लगा होगा, G की जगह पे होगा और यहीं पर कार्बन होना चाहिए? तो नहीं, एक और कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन है जो पास में तो नहीं है लेकिन दूर है
और वो वहां से ब्रेक होकर टॉटोमेरिज्म कर सकता है, जो कि सारे केसेस स्पेस टॉटोमेरिज्म के होते हैं। ये आपका ट्रायड वाला सिस्टम बनेगा, यहाँ पर सारे सिस्टम ट्रायड वाले बनेंगे। अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो सारे के सारे स्पेस टॉटोमेरिज्म में आते हैं, पर हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं पढ़ेंगे, एक साथ ही सारे पढ़ लेंगे। मैं दिखा दूंगा आपको बता के कि स्पेस टॉटोमेरिज्म है ये फर्दर, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ऐसे पता होने की स्पेस टॉटोमेरिज्म है ये वो, ठीक है। चलिए यहाँ और करके एक और कंडीशन इसी के साथ लिख लीजिएगा कि यहीं पे लिख दो, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और करके एक कंडीशन यहीं पे ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ इसके नीचे और करके यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। एक कंडीशन और हो सकती है। कंडीशन क्या है कि H एटम मस्ट बी प्रेजेंट which can show resonance with minus m group, which can show, the H atom must be present which can show resonance with minus m group, बस इतना लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका काम चल जाएगा। अब वो आप क्या बोलोगे कि अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि जस्ट बगल वाला H नहीं होगा, H का होगा दूर में होगा, उसको डिस्टेंट H भी बोलते हैं। इसी H का एक और नाम जो होता है डिस्टेंट H भी बोल देते हैं, ठीक है, डिस्टेंट H, ठीक है। यहाँ पर H हम लोग समझेंगे कि H को ब्रेक करके बात करें। देखिए यहाँ पर डिस्टेंट H क्या हो जाएगा, आप ऐसा समझ लो कि ये आपके पास कार्बन है, आप यहाँ पे ले लो एक, मान लीजिए यहाँ एक H लगा है, लेकिन देखिए कंडीशन अभी भी सेम है, कार्बन अभी भी sp3 होना चाहिए। इतना याद रखिएगा कि कभी भी इनोलाइजेबल H आप निकाल लो तो वो कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, sp3 वाले कार्बन, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अब मान लीजिए ऐसा कंडीशन CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H। अब आप देखो ध्यान से देखो, ये वाला ग्रुप क्या है, माइनस M, ये वाला ग्रुप कौन सा है, माइनस M ग्रुप, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर पहले ये कंडीशन लगा दो, पहले तो तुम ये कंडीशन लगाओगे, यहाँ पे माइनस M वाला ग्रुप है, बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बट द कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ देखिए आपको ये माइनस M वाला ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड आया, मतलब ये कार्बन कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब आप ये वाला H नहीं निकाल सकते, कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। इसके बाद यहाँ बढ़े, ये भी नहीं निकल सकता। अब ध्यान दीजिएगा, लास्टली ये वाला कार्बन, अब आप बोलोगे सर ये वाला कार्बन तो जस्ट बगल का नहीं, जस्ट बगल का नहीं, वही तो नाम है डिस्टेंट H, वो H एटम जिसको निकाल के आप रेजोनेंस करके वहां तक पहुंच पाओ माइनस M ग्रुप तक। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करके यहां ले आऊं, तो इस बॉन्ड को यहां ले आऊं, तो बताओ इसके साथ रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं, इस ग्रुप के साथ। और अगर इसके साथ रेजोनेंस हो सकता है तो ये वाला चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस वाले H को आप इनोलाइजेबल H काउंट करोगे, ठीक है। इसको डिस्टेंट H भी बोलते हैं और इनोलाइजेबल H तो ये है ही, इनोलाइजेबल H। बोलिए ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। डायरेक्टली ऐसा भी जरूरी है कि माइनस M ग्रुप के जस्ट बगल में ना हो, ठीक है, उससे दूर हो, लेकिन उस हाइड्रोजन को तोड़ के आप जो उसका बॉन्ड है ना उसके इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा के माइनस M तक पहुंचा पाओ, माइनस M ग्रुप तक। अगर ऐसा हो पाए माइनस M ग्रुप तक थ्रू रेजोनेंस अगर पहुंच जाए, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये भी डिस्टेंट H है और मतलब इनोलाइजेबल H है। चलिए तो यहाँ तक अपनी बात हो गई, दो कंडीशन आपने देख लिया। अब अपने को देखना है कि इनोलाइजेबल H के एग्जाम्पल। चलिए तो लिखिएगा, सिंपल एक छोटा सा पॉइंट लिखो ना, अब हम लोग अभी इस वाले पार्ट में काउंट करने वाले हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ इनोलाइजेबल H। तो क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इनोलाइजेबल H। मतलब आपको क्या करना है, काउंट करना है कि आपके पास इनोलाइजेबल H कितने हैं, ठीक है। ये कंडीशन कौन सा रहेगा, या तो ये कंडीशन लगाइए या तो ये कंडीशन, ठीक है, इन दोनों में से कोई, या फिर दोनों भी एक साथ एप्लीकेबल होगा। चलिए एग्जांपल लेता हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नहीं सॉरी, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ काउंट करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। पहले देखिए माइनस M ग्रुप का है, ये एल्डिहाइड एक माइनस M ग्रुप है। तो अगर ये आपके पास एक माइनस M ग्रुप है तो इसके जस्ट बगल में sp3 वाला कार्बन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब कितने हो जाएंगे, हाँ साफ आ रहा है, 3 इनोलाइजेबल H हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, उसके बगल में नंबर लिखता जाऊँ। दूसरा एक बताइए, इसके अंदर कितने इनोलाइजेबल H है, 2। अरे नहीं यार,
ये -M वाले ग्रुप है ना, तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए था, है ना, sp3 वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे 0 3 इस पे बताइए कितने हो जाएंगे इनोलाइजर वाले? 6। बहुत बढ़िया, 3 इधर 3 इधर, फिर यहाँ पे 4। इसके अंदर बताइए CH3 CH2 CO CH3, यहाँ बताइए कितने इनोलाइजर वाले? कितने? 3 6 2 8 9। कहाँ देखना है आपको? जस्ट बगल वाले कार्बन में। और अगर जस्ट बगल वाला sp2 है तो देखो कि कॉन्जुगेशन होके दूर में है कि नहीं। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड वाला ये केस ही नहीं है ना, डबल बॉन्ड तो बीच में है ही नहीं, डबल ट्रिपल तो कुछ ऐसा सीन है। तो ये वाले 2 और ये वाला 3, तो टोटल हो जाएगा 5, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब कौन सा ले ले मॉलिक्यूल? चलिए ये मॉलिक्यूल पकड़, CH3 कर लीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड O CH 2 CH3। अब बताओ सब बात 4 हो जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 4। चलिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए इसमें कितने इनोलाइजेबल अच्छे? मेरे को पता है यहाँ लोग गलत करेंगे अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ऐसे। अब बताइए कितने इनोलाइजेबल अच्छे? अरे काउंट कर लो, मेरे को पता है सब 1 बोलने वाले हैं, 1 मत बोलना यार। देखो एक तो सबसे पहली बात, तुमको कहीं भी sp3 वाला कार्बन दिख रहा है क्या? sp3 वाले कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक तो sp3 वाला कार्बन नहीं है ना, सारे के सारे sp2 वाले। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ H है, नहीं है वहाँ H। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, वहाँ H नहीं है, तो यहाँ पे 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको pH लिख रहा हूँ, ठीक है, PHCO CH3। बताओ कितने इनोलाइजेबल है? 3 9। इसमें बताइए PHCO CH2 CH3 कितने इनोलाइजेबल है? 2, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे आओ, PH CH2 COH, इसमें कितने इनोलाइजेबल है? 2 है ना यार, यहाँ पे 2 तो यहाँ हो ही जाएंगे, है कि नहीं। चलिए 11 आओ यहाँ पे, और इसमें बताओ PHCO PH कितने इनोलाइजेबल है? 0, बेंजीन है ना। चलिए 12 में आप बता दो मेरे को यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कितने इनोलाइजेबल है? अरे 2 इधर 2 इधर ना, देखो तो जरा नींद खोलो तो जरा भाई, दिख जाएगा। 4 हो जाएंगे ना, 4 इनोलाइजेबल है। 12 के बाद 13 यहाँ मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। चलो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाता हूँ, फटाफट हो जाएगा। इसमें कितने इनोलाइजेबल है? काउंट करो, एक यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल 3 14। यहाँ कितने इनोलाइजेबल है? यहाँ बताओ काउंट करके, इधर ही 2 हो जाएंगे ना, बस इधर 2 होंगे। बहुत बढ़िया, 15। यहाँ कितने इनोलाइजेबल है बताइए, कितना हो जाएंगे? यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ नीचे में 2 और उधर 2, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। कह रहे हो सर क्या कर रहे हैं, बार बार इधर उधर लिख रहा है। ये डिस्टेंट टच वाला है, देखो ना, दूर वाला है ना, रेजोनेंस वाला है, और वो बगल वाला है ना आपकी। तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पर। चलो इसको 0 को थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो इसका भी 0 सर्कल कर देते हैं, 6 भी सर्कल कर देते हैं। चलो 16, इसमें बता दीजिए जरा कितने हो जाएंगे? पॉज करके फटाफट, ठीक है। 2, फिर 17 यहाँ नहीं लिखूंगा जगह समय, ठीक है। आइए थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, पता तो चले कितने डिस्टेंट ऐसे हैं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, समझ आ रहे नहीं आ रहा है। यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अभी है आपके पास 2-4 अभी है मॉलिक्यूल, चिंता मत करो, इतने के बाद और मॉलिक्यूल है, देख लो, एग्जाम्पल समझ लो सारे के सारे। 16 तक पहुंचे थे ना, 17 आइए। CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3, बताओ कितने इनोलाइजेबल? इधर होंगे क्या? नहीं, इधर है ना 3। चलिए बात करें 18। CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, बताओ कितने इनोलाइजेबल है? यहाँ पे बस 3 है ना,
बहुत बढ़िया। 19 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COH, बताओ कितने? बस यहाँ पर जो दो है ना मेरे भाई, यही वाला तो हो जाएगा। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। देख लीजिए और बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मतलब बताइए मत, समझ में आ रही है तो ठीक है, मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, ये अलग बात है। चलिए प्लीज आ जाइए। आ गया मार्कर खराब वाला, चलिए कोई नहीं, होता है लाइफ में, मार्कर वार्कर सब कुछ चेंज होता रहता है। चलिए CHCO CH3 बताइए इसमें। भाई देखो तीन इधर, ये डिस्टेंट वाले तीन हो जाएंगे और ये बगल वाला तीन हो जाएगा। क्या बोलते हो? अच्छा बोलो, बात समझ में आ रही है? चलिए आ ही रही होगी। इसके बाद जरा बात करते हैं इसके बारे में। इसमें कितने इनोलाइजेबल H? ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा काम आने वाला है। AMG ग्रुप है, फिनॉल के बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। भूल गए तो एक बार पढ़ लेना। यहाँ CH3, यहाँ 2H और यहाँ CH3, ठीक है। तीन इनोलाइजेबल H कितने हो जाएंगे? 8। बात समझ में आ रही है? इधर चलो 21 के बाद 22, इसमें बताओ, देख लो, ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे इनोलाइजेबल? 4। 23, ये बताओ इसमें कितने इनोलाइजेबल है? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 6। देख लो जरा, है कि नहीं है? चलिए 24, इसमें बता दो यार। फिर तो ये बता ही दिया तो ये भी बता ही दो। फिर इसमें कितने इनोलाइजेबल है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4। बहुत बढ़िया। 25, इसमें बताओ इन दोनों में कितने इनोलाइजेबल है? एक भी नहीं है। कहाँ है? एक भी है इसमें। इसमें इसमें कूट दिए जाओगे, देख लो जरा सा, नहीं होगा, एक भी नहीं है, ठीक है, 0। और ये जो चारों क्वेश्चन मैंने लिखे ना, ये JEE एडवांस के क्वेश्चन है। ये चारों ऑप्शन आए थे, बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, कौन शो नहीं कर सकता। तो भैया मेरे इसके पास इनोलाइजेबल H नहीं होगा, वो शो नहीं करेगा। आंसर कौन सा होगा इन चारों में से? यही होगा ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप अगर कवर कर पाओ तो समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप। चलिए और क्वेश्चन का है कि नहीं? चल, मेरे पास जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। चलिए हटा देता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, JEE एडवांस का था, मेंस का नहीं, तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद 25 के बाद 26, रुको मैं मार्कर, मेरा ये भी खराब है। 26 यहाँ पर आइए। हाँ ये बढ़िया मार्कर मेरा। चलिए ये 26 है, इसमें आप एक बता दो ये वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब बताओ इसमें कितने इनोलाइजेबल है? कितने? चलो इसको ऐसे कर देता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर एक है, ये इनोलाइजेबल H नहीं है। याद रखिएगा, पीरियड पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो इनोलाइजेबल H नहीं होता, तो इसमें 0। 26 के बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और कुछ मिटाते हैं। सोच रहा हूँ क्या बोलते हैं। चलो 26 का 27। चलो इसी में एक मॉलिक्यूल और देख लेते हैं। अब बताओ कितने इनोलाइजेबल H? यहाँ वाले को मत गिनना, पहले ही बोल चुका हूँ, ये नहीं। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर क्यों नहीं गिनेंगे? तो असल में क्या होगा ना कि अगर उसको तुम इनोलाइजेबल H काउंट करोगे, H वो है लेकिन वो टॉटोमेरिज्म में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो टॉटोमेरिज्म में गया ना तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और बाय ब्रेड्स रूल ब्रिजेट पोजीशन पे sp2 नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब इनोलाइजेशन में जाता है ना टॉटोमेरिज्म, तो जहां से H निकला उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 चेंज होता है। तो जैसा कि आप जानते हो ये पॉसिबल ब्रिजेट पोजीशन पे नहीं होगा, तो इसको काउंट मत करिए। ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर जो 2 H होंगे इन्हीं दोनों को आपको काउंट करना है ना। चलिए 27 के बाद 28 आ रही है। यहाँ एक H है, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखिए मेरी बात सुनिए, पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था। यहाँ पर देखिए ये वाला है ना क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, बस यहाँ कार्बन की जगह पे क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। बात वही है, ये वाला H इनोलाइजेबल होगा, तो यहाँ पर 1 आंसर, ठीक है। 28 के बाद 29 यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ एक H, यहाँ ऐसा और यहाँ डबल बॉन्ड। देखो ये वाला H जो है वो इनोलाइजेबल H है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। देख लीजिए, यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। ये वाले एग्जाम्पल जो होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है लोगों को, तो आप इनमें डाउट में ना फंसे, ठीक है। चलिए 30
एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में ना पता ही नहीं चलता कि इनलाइजेबल H कौन सा है, और होता भी है, मतलब होता है पर पता नहीं चलता। तो इसको जरा सतर्कता से इसका डील करना है इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ क्या होता है, ये इनलाइजेबल H एक, अब बोलोगे कैसे, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ऊपर आ जाएगा और वो H वहाँ टूट के इसके पास आ जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन से देख रहे हो। और ये वाला ऑक्सीजन क्या है, sp3 है, और इससे एक लगा हाइड्रोजन है, इनलाइजेबल H। बहुत बढ़िया, एक हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद तो जगह नहीं है अपने पास, चलिए 30 तक रहने देते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक आप समझ गए कि भाई इनलाइजेबल H क्या होता है, नॉन इनलाइजेबल H क्या है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर इनलाइजेबल H है वो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, जिसके अंदर इनलाइजेबल H नहीं है वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हम लोग पहुंच गए थे, इनलाइजेबल H हम लोगों ने पता कर लिया था। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा फॉर्म कम स्टेबल होता है, केटो इनॉल फॉर्म। आइए हम लोग पहले लिखेंगे, पहले टॉपिक एक डाल दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ केटो एंड इनॉल, केटो एंड इनॉल फॉर्म। तो आपको पहले ये पता करना है कि विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। मैं लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है, CH2, यहाँ एक H है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करिए, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन वहाँ से चिपका लीजिए, तो ये बन जाता है इसका ये वाला जो फॉर्म है, ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म, और ये केटो फॉर्म, ये केटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। ठीक है, तो मैं जरा आपको बता दूं कि जब इसका चेक किया गया कि भाई कितना परसेंट इनॉल फॉर्म, कितना परसेंट केटो फॉर्म, क्योंकि अपने को पता है कि वो दिस कंपाउंड इज इंटर कन्वर्टेबल इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो सकता है, ये फॉर्म इसमें इंटर कन्वर्ट हो सकता है, दोनों एक दूसरे में इक्विलिब्रियम अटेन करें। ये असल में मिलता है 10⁻⁻⁴%। मतलब आप बहुत ध्यान से बोलो तो 99 पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं, 99.9999% जो है यही मिलने वाला है। तो इसका मतलब कि अगर ये फॉर्म ज्यादा मिल रहा है मतलब ये फॉर्म स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब बताओ, अगर ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा, कोई एक रीजन होगा जिसके कारण ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल। तो उसका लॉजिक हम लोग बस एक छोटा सा लॉजिक देते हैं जो होता है कि यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि यूजुअली ऐसे लिख लीजिए, यूजुअली केटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। यूजुअली कहने का क्या मतलब है, या जनरली कहने का क्या मतलब होता है कि इन जनरल ज्यादा स्टेबल है, बट कुछ सर्टेन केसेस में स्टेबल नहीं होंगे, वो केसेस के हमको उस पर भी डिस्कशन करने वाला है। ठीक है, केटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब आपसे कोई अगर ऐसे नॉर्मली पूछे ना कि बताओ केटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इनॉल फॉर्म, आप सीधा सीधा एक लाइन में बोलोगे भाई केटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, अनटिल अनलेस वो आपको कंपाउंड दिखा के कुछ पूछे, है ना। अगर नॉर्मल पूछा जाए तो केटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें रीजन क्या देते हैं, इसका जो रीजन होता है वो रीजन दिया जाता है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है कि जो CO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है CC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी। अब आप पूछोगे सर बॉन्ड एनर्जी कैसे, तो यहाँ इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ना, और जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तब जाके ये बनेगा, तो ये टूटता ही नहीं है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, तो ये बनेगा भी नहीं। और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब अगर वो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो जो मॉलिक्यूल इधर गया वो इधर आने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, इसीलिए केटो फॉर्म इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। एक तो ये बात हुई आपकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो गया, लेकिन इनॉल फॉर्म भी कभी कभी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब वो किस केस में होगा, तो परसेंटेज इनॉल जो होता है, आप ऐसे लिखिएगा परसेंटेज इनॉल। परसेंटेज इनॉल कब ज्यादा होगा, तो ऐसा कि जब इनॉल एरोमेटिक बन जाए। अगर जो आपने इनॉल फॉर्म बनाया और एरोमेटिक बन गया तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा, उससे कम तब होगा जब नॉन एरोमेटिक हो जाए, और सबसे कम कब होगा इनॉल कंटेंट जब एंटी एरोमेटिक हो जाए। आप भी जानते हैं कि अगर कोई कंपाउंड किसी भी फॉर्म में एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो वो अनस्टेबल की कैटेगरी में आ जाएगा, वो खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो करना ही नहीं चाहेगा वो काम, है ना। तो बस यहाँ पे अपने को क्या देखना पड़ता है कि इस तरफ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि परसेंटेज इनॉल बढ़ता है। अगर एरोमेटिक बन जाए, इनॉल बनाने के चक्कर में एरोमेटिक हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा
कि वो कंपाउंड 100% कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो वो कंपाउंड का एकदम 0% होगा, वो कन्वर्ट ही नहीं होना चाहेगा। और अगर नॉन एरोमेटिक हुआ तो ऑब्वियस बात है 0 और 100 के बीच में कुछ होने वाला है। क्या होगा वो तो बात करेंगे सीधा सीधा। देखिए नॉन एरोमेटिक, अब एक और चीज, एक तो ये बात याद रखिए, दूसरा पॉइंट यहीं पे आ जाओ आप। एक मैं छोटी सी आपको बात बता दूं, इसमें आप एक एग्जांपल इसी में ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे एग्जांपल देखोगे आप, एक एग्जांपल ये देख लो कि मान लो आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है और एक दूसरा एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा। बोला कि इन दोनों में ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका होगा, ए का या बी का, ठीक है। अब आप जरा ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ एक H है, मैं कैसे बनाऊंगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ऊपर, और फाइनली जो इसका इनॉल बनेगा, इनॉल कैसा बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा OH डबल, ठीक है। यहाँ पर इसका इनॉल कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ से H आप यहाँ ले, यहाँ बॉन्ड इधर ले जाओ, ये बॉन्ड ऊपर ले जाओ, तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ H आ गया, यहाँ ये होगा, ये होगा। देखो ये एक नॉन एरोमेटिक इनॉल है और ये एक एरोमेटिक इनॉल बन रहा है। अब बताइए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक हो रहा है, तो इससे ये बनने की टेंडेंसी और इससे ये बनने की टेंडेंसी ज्यादा किसमें होगी। तो यहाँ पे आपको नहीं भी पता हो डेटा वेटा कुछ, तब भी आप जानते हो कि इससे ये बना तो नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक तो थोड़ा उतना बनना नहीं चाहेगा, सी डबल बॉन्ड की बॉन्ड ज्यादा होती है, इधर कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, लेकिन ये खूब कन्वर्ट होना चाहेगा। भाई एरोमेटिक हो पा रहा है तो कन्वर्ट तो होना ही चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि द इनॉल परसेंटेज ऑफ सेकंड कंपाउंड, कंपाउंड नंबर बी इज ग्रेटर देन कंपाउंड नंबर ए। तो हम लोग यहाँ सीधा लिख सकते हैं कि बी का जो इनॉल कंटेंट होगा वो ए से ज्यादा होगा, है ना। ये इनॉल का है, परसेंटेज इनॉल की बात होगी, थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा मैंने एक एग्जांपल लिया, बस अभी थोड़ा और यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे लगता है कि आप ऐसे लिख लो परसेंटेज इनॉल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग छोटी मोटी और बात करते हैं, अगर इसमें फिट नहीं हो रहा है इस कैटेगरी में तो फिर कहाँ चला जाएगा वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज इनॉल किलेशन, किलेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो अच्छा। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक H, आपके कंपाउंड में एसिडिक H आ जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो एसिडिक H जनरली आएगा वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से आएगा, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो फेनॉल के बराबर होता है pKa 10, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल में इस पर बात कर चुके हैं, मैं बस रिवाइज करा देता हूँ। एक तीसरा होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है मतलब आपका ऐसा इनॉल बना ना जिसमें कि रेजोनेंस लंबा हो पाएगा, एक्सटेंडेड, क्रॉस वाला नहीं, नॉर्मल और रेजोनेंस बड़ा हो पाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है एक्सटेंड परसेंटेज इनॉल बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसी में एक कैटेगरी आपका ये आ जाता है कि जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन अगर लगा हो, यहाँ पे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि अगर बेंजीन लगा हो तो वो हमेशा अगर लगा है रिंग के साथ तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कराता है, तो इनॉल कंटेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज, यहाँ पे छोटा सा 2 पॉइंट आप लिखिएगा मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे बस आप इतना लिख लेना कि परसेंटेज इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m ग्रुप, ठीक है। अगर -m ग्रुप वहां लगा है तो असलियत में आप ध्यान दोगे तो वो -m क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, और जब भी आपका कोई -m ग्रुप लगाता है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। विड्रॉ अगर किया किसी ऐसा सिस्टम से जहां पे क्या बन रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग और भी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, और अगर ये सपोर्ट में आ जाए, इन सब के साथ अगर ये हो जाए तो इनॉल कंटेंट और भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और एक और चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m ग्रुप, कि अगर +m ग्रुप आ गया ना तो और कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इनॉल बना है उसके पास खुद से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, है ना, तो अनस्टेबल हो जाएगा। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको और इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसका फील नहीं आ रहा, इसका ठीक है, ये देख लेंगे इसका फील, तो क्वेश्चन के साथ ये भी फील आ जाएगा, ठीक है, तो चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल के बताता हूँ कि इनॉल ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा अगर हो जाए कि आपको समझ ना आए, कि जैसे आपको कहीं कहीं ये लगेगा कि सर आप डेटा बता रहे हो, हम लोग को तो डेटा याद रहेगा नहीं, अपने को कैसे पता चलेगा डेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमको डेटा याद भी नहीं रखना। मैं डेटा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है, बस इसलिए मैं डेटा बता रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल पहले वाले भी पकड़ूंगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड, इसका पूछा जाए इनॉल कितना होगा, तो आप आंख मूंद के बोलोगे कि भैया मेरे ये जो H है इसको आप इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, बताओ क्या बन जाएगा ये,
फिनॉल बन जाएगा ना। तो इस ये फिनॉल अगर बन गया तो बस इतना समझिएगा कि अगर आपने ऐसे 100 मॉलिक्यूल लिए ना तो सारे के सारे मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप। क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि वो इस फॉर्म में चले गए तो एरोमेटिक हो जाएंगे। और अगर एरोमेटिक ये है, ये देखो ये कीटो फॉर्म है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है, लेकिन इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक। और कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अगर इनॉल एरोमेटिक हुआ तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल इनॉल में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका परसेंटेज हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा आपका 0%। ऑब्वियस बात है, वो जितना होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन करता है। फिर दूसरा, ये तो इक्विलिब्रियम भी नहीं बन पाया तो फॉरवर्ड में भाग गया सीधा सीधा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। इसमें आ जाओ, मान लो कि आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया और यहाँ पर एक बॉन्ड लिया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है। ये बॉन्ड इधर, सॉरी ये बॉन्ड इधर नहीं आएगा, गलत बना दिया मैंने। ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, एच लग जाएगा, ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा और यही एच वहाँ लग जाएगा। अब एच कौन सा लगेगा मैकेनिज्म में देख लेंगे, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि कौन सा एच कब लग रहा है, ठीक है। आप तो बस एच लगाते चलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में देखा जाएगा। ये जो कंपाउंड हो 100% इनॉल कंटेंट 100%, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये 0% 100%। थर्ड के बाद फोर्थ देखो। अब आप लोग सोचोगे ना कि सर यहाँ लगाओ, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन में काउंट होता है, ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन आ सकता है, कभी करा ये वाला फॉर्म से ना क्वेश्चन पूछ होता है, ठीक है। ये समझिएगा, यहाँ पे एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, तीनों इनोलाइजेबल एच तो 6 है, एक एक का काम पड़ता है। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ऊपर। तो कुल मिला के जो आपके होंगे वो तीनों साइड से टॉटमराइज हो जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा। देखिएगा जरा, इसमें मैं आपको डेटा बता दूं जरा सा, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, बहुत ध्यान से समझिए। अब ये जो चीज होती है ना, यहाँ पर 3-3 CO बॉन्ड है, तो 3-3 CO बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है, वो रिलेटिवली हाई होगी। यहाँ पर 2 बॉन्ड था, यहाँ पर 3 बॉन्ड हुआ है, तो 3-3 CO बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो रिलेटिवली हाई हो जाती है। और यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करने लगता है। एनर्जी यहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो इनको ब्रेक करके ये करना है और ये करेगा तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। तो फाइनली क्या मिला अपने को कि 30% ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है, 70% ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है। फिर भी हम लोग बोलेंगे मेजॉरिटी में तो इनॉल फॉर्म ही गया क्योंकि वो एरोमेटिक हो रहा है। अच्छा, अब किसी किसी बुक में क्या लिखा होता है ना कि यहाँ CO बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो ओवरकम कर जाती है किसको, एरोमेटिक को। तो कुछ बुक वाले बोल देते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। पर ये वाला मोस्ट एक्सेप्टेड है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो घबराइएगा, ठीक है। ये भी कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट में देखा गया है, तो ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ऐसे वो हो जाना कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाना, वैसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं कुछ एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा इसको, सॉरी मैंने नंबर गलत लिख दिया, ठीक है। मैं जनरली नंबर गलत लिखता हूँ। चलिए यहाँ पर ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड, इसको टॉटमराइज करते हैं। देखिए ये H है ना, तो ये इधर और ये बॉन्ड इधर, बताइए क्या हो जाएगा। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक बन गया। अब आपको पता है ना कि जब एंटी एरोमेटिक होता है तो 0% बनना ही नहीं चाहेगा, लॉजिक ही नहीं है ना इसका। तो ये 0% और सारे के सारे मॉलिक्यूल इसी में रह जाएंगे, ठीक है। 4 एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो बनना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। आपको उसके लिए टेंशन लेना ही नहीं है। एक मॉलिक्यूल मान लीजिए ऐसा दे दिया आपको, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन टूटता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखिए अब समझ में आ जाएगा आराम से। ये ऊपर के यहाँ से H लगा दीजिए, होता क्या है ना, अब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। क्योंकि जब ऐसा हुआ तो अब आपको पता है ना ये बॉन्ड ऊपर खींच के एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये हो क्या रहा है, एरोमेटिक, इसलिए इसका 100% इनॉल कंटेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए छोटे मोटे क्वेश्चन देखते चलिए, फटाफट देखते चलिए, मजा लेते चलिए। 6 देखिए, और एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल पकड़ रहा है ना। मैं आपको पहले कौन से दिखा रहा हूँ कि जिसके 100% हो सकते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। फिर बाद में क्या होता है, हम लोग ये वाला केस पकड़ेंगे। अभी मैं ये केस पे चल रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर इस केस पे चलेंगे, ये वाला उसके साथ यूज कर लेंगे। तो ऐसे टेंशन मत लीजिएगा कि ये वाला कहाँ यूज होगा, जहां होगा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आप चिंता मत करिए, है ना। ऐसा कभी टेंशन मत लीजिए कि कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा ना, ये जहां भी आने वाला है आपको इसके क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। मैं भी करा रहा हूँ। यहाँ पर देखो
स्पेस टॉटोमेरिज्म 1 3 नहीं होता 1 5 है ना कि 1 2 3 4 5 स्पेस टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आप चलिए यहाँ से एच उड़ा के यहाँ डालिए। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से बताता हूँ कैसे करना है। देखो देखो ध्यान से देखो, एच ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड उठ के ऊपर और वहां से एच लगा दिया। देखिए बहुत ध्यान से आप लोग क्या बनेगा, OH बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। अब एरोमेटिक हुआ कि नहीं, तो कितना परसेंट, 100% का 100% इनॉल कंटेंट हो जाएगा। चलिए इसमें एक और आते हैं 7 नंबर पे, 5 6 7 का। तो देखिए इसमें ये वाला बताइएगा, यहाँ भी मैं बोरॉन लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैं बोरॉन लगा देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, चलिए यहाँ O डबल बॉन्ड हो और यहाँ एक H और यहाँ एक H। अब पूछा जाए इनॉल कितना होगा, पहले इनॉल बना लो, समझे मेरी बात। यहाँ पर इनोलाइजेबल H है, इस H को इधर करो, इस H को इधर करो। कुछ लोग सर B वाला H निकाल लेंगे, है ना, हाँ निकालिए, पर एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। आपको पता है एरोमेटिक हुआ तो देखो मॉलिक्यूल क्या चाहता है एरोमेटिक होना, तो वो वहीं से H निकालेगा ना जहाँ से निकालने से वो एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास कंडीशन हर साइड से निकालने की है। लेकिन मॉलिक्यूल होता है समझदार, है ना, वो देखता है कि भाई अगर एरोमेटिक होना ही है, देखो ये एरोमेटिक है, और अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है एरोमेटिक कैसा है, तो एरोमेटिसिटी का GOC1 में पहला लेक्चर देख लीजिए विद कंडीशन, ये एग्जांपल कराया हुआ है। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक, और इसका मतलब 100% इनॉल कंटेंट। बताइए यहाँ तक मेरे को लगता है डाउट आना चाहिए, कोई बहुत बड़ा डाउट तो नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत आ गया सर ये वो। ठीक है, चलो 9 यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये टॉटोमराइज होगा कि नहीं, देखिए जरा एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, इनोलाइजेबल H खोजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं तो कर ही रहा हूँ, कर लिया होगा शायद, है ना। आइए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो H है ना, ये इधर, ये बॉन्ड इधर, और टॉटोमराइज करके देखिए क्या बनता है। देखो बेंजीन अभी भी एरोमेटिक है, बाद में भी एरोमेटिक रहेगा, तो बेंजीन से तो मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला रिंग क्या हो गया, अब एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये 0% और यहाँ पर ये बन जाएगा 100%। कन्वर्ट ही नहीं होगा, इधर से उधर जाएगा ही नहीं, टॉटोमराइज ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो टॉटोमराइज होता है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। देखो ये रिंग तो दोनों में रिंग है, तो फिर तो कॉमन चीज हटा, लेकिन यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पर ये वाला रिंग एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहेगा। अगर एंटी एरोमेटिक हुआ तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए क्या हुआ, रिवर्स में रहेगा, बोलेगा भाई आगे जाना ही नहीं, हटाओ। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोगों को शायद बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखो एक मॉलिक्यूल अपने पास होता है, ठीक है, जो एरोमेटिक ना होते हुए भी, बहुत ध्यान समझिएगा, इनॉल कंटेंट 100% होता है। कौन सा, देखिए ऐसा, कहाँ तक पहुंचे थे, 9 10 कर दिए। 10 नंबर एग्जाम्पल, एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर होता है क्या, पहले इसके बारे में सुन लीजिए। क्योंकि ये रिंग बंधा हुआ है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इसके पास और इसके पास, इन दोनों में होता है रिपल्शन। अब रिपल्शन है तो देखो दोनों ऑक्सीजन ऐसे फंसा हुआ है, अब मूव नहीं कर सकता, तो उनमें क्या होता है कि एक ही ऑक्सीजन दोनों, अब तुम लोग सोच सकते हो कि सर टॉटोमराइज तो दोनों कर सकता है ना, वो हम लोगों ने पढ़ा, ये इनोलाइजेबल H में भी कंपेयर किया था, 4 इनोलाइजेबल H होते हैं इसके पास। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो H है ना, मान लो इधर वाला H मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, एक ही साइड का H जाएगा। अब आप पूछोगे क्यों, तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ डबल बॉन्ड O। होता क्या है कि जो OH है ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए आपको भी पता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो 5 और 6 मेंबर रिंग, किलेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने का रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5, देखो 5 का रिंग बन रहा है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 5 और 6 मेंबर का अगर रिंग बनता है तो हमेशा फॉर्म हो जाता है। कभी कभी एक क्लोरल होता है, उसमें 7 पे भी चल जाता है, अदरवाइज तो 5 पर ही और 6 पर फॉर्म होता है। तो एक तो देखो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर आएगा, पहले जो यहाँ पर रिपल्शन था, अब वो रिपल्शन किस में कन्वर्ट हो चुका है, अट्रैक्शन में। रिपल्शन अट्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, किलेशन हो गया। अब आप खुद सोचो, यही एक कंपाउंड है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, यही एक कंपाउंड है जो नॉन एरोमेटिक होते हुए भी इनॉल कंटेंट 100% रखता है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल इस साइड रहा तो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मार्कर बहुत खराब हो गया। आइए तो कहाँ पे हम लोग, हाँ
इसी में मैं इसी नंबर के साथ एक और एग्जांपल करा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों में अभी रिपल्शन हुआ, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ पे बोलेगा सर 100% इनॉल करना है, लेकिन नहीं, रिपल्शन होता है ना, तो यहाँ पर रोटेशन लॉक किया हुआ था, नहीं हो सकता था रोटेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन फ्री है, ये सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेट कर जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के बारे में लिख लीजिएगा, रोटेट टू, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लीजिए, छोटा सा काम कि ऐसे लिख लीजिए, रोटेट अबाउट सिंगल बॉन्ड, क्यों सा सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट अबाउट सिंगल बॉन्ड एंड डिक्रीज द रिपल्शन, ऐसे लिख लीजिएगा। एंड रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सिंगल बॉन्ड के बाद घूम गया, रिपल्शन कम हो गई। अब भाई अगर रिपल्शन कम हो गई, इस बेचारे की रिपल्शन अगर डिक्रीज हो गई, तो आप सब जानते हो कि ये मॉलिक्यूल अगर रिपल्शन कम कर लेगा, तो अब देखो ये हो जाएगा ऐसा। अब इसमें बोलोगे सर इनॉल बनाने में क्या दिक्कत है, तो देखो इनॉल बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, एक इनॉल बना। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना भूल गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी रोल है ना इसका, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। चलिए यहाँ पर ये रोटेट कर गया, देखिएगा जरा, ये क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ सी डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो पा रहा था, लेकिन ये घूम गया तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो कॉन्जुगेशन, नो किलेशन। यहाँ पर लिख लीजिएगा नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो किलेशन, किलेशन नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो किलेशन, मैंने स्पेलिंग गलत की, सॉरी स्पेलिंग, किलेशन की, नो किलेशन, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई ना किलेशन। तो जो फैक्टर सबसे बढ़िया वाला है वही नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसी रीजन से ये 5% ही बनता है, बाकी का 95% मॉलिक्यूल तो यही रहता है। अब देखो इसमें रिपल्शन था, इसको मजबूरी में इधर जाना पड़ा, तो सारे मॉलिक्यूल जाएंगे रिपल्शन कम करने के लिए, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल में क्या, ये घूम के खुद रिपल्शन कम कर ले रहा है, तो ये घूम के रिपल्शन कम कर ले रहा है, तो इसका इस तरफ जाने की टेंडेंसी, इनॉल बनाने की, इनॉल बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सपोर्ट भी छूट गया है ना, किलेशन वाला भी फंडा निकल गया, तो वो नहीं करना चाहता। कभी भी किलेशन बना, रिंग बना मॉलिक्यूल में, तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है, और अगर 6 बन रहा है ना, तो 6 में तो 28 किलो जूल एनर्जी रिलीज भी हो जाती है, तो वो मैं डेटा पे नहीं जाऊंगा, पर हाँ ये होता है। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ तक हो गया आपका, इसमें मेरे हिसाब से हाँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, बगल में CH3 है, यहाँ भी CH3, इसमें पूछा जाएगा कौन सा, सबसे पहले तो ये H इधर आएगा, एसिडिक H है ना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला, देखो एसिडिक H है तो वही H निकलेगा, जो एसिडिक H होता है उसका निकलना आसान होता है, तो अगर उसका निकलना आसान है तो वो पहले ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है, तो अगर वो पहले ब्रेक हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, इसके बाद इसका इनॉल क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा OH डबल बॉन्ड O, एक ही साइड का इनॉल बनाइएगा, ठीक है, यहाँ बॉन्ड और यहाँ CH3, एक साइड का क्यों, क्योंकि दूसरे साइड के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, समझ रहे हो। यहाँ कौन कौन सा फैक्टर आ गया, किलेशन, किलेशन, और कितने मेंबर्ड का रिंग बना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बना, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी सपोर्ट में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण किलेशन हो पाया, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कैसे, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जा सकता है, तो एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी आपको मिल रहा है, देखिए जरा सा। और एसिडिक हाइड्रोजन तो यहाँ पर था, ये जो ब्रेक हुआ ये वाला हाइड्रोजन कैसा था, एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो भी बढ़िया है, देखो ये तीनों चीज हो पा रहे हैं यहाँ पर, तो इनॉल कंटेंट होता है यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा हाई होता है, एसिडिक हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पर अब बात समझिएगा, सब कोई इफेक्ट है, यहाँ पर ये होता है 76%, ठीक है, अगर 100 मॉलिक्यूल आप इसके रखोगे ना तो 76 इधर आ जाएंगे, और ये बनता है 24%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और छोटा मोटा क्वेश्चन और फटाफट 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 कवर करते जाते हैं। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा इसमें हम लोग कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन हाँ पहले समझ तो ले कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, तो उसके बाद आएगा। चलिए इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर में एक और बात यहाँ समझना, इसका कंपैरिजन मैं हाइड्रोजन वाले के साथ कराऊंगा, तो पहले जरा उसको देख लीजिए, क्या है हाइड्रोजन वाला, CH एक H इधर लिख दे रहा हूँ, CO CH3, इसका इनॉल बना, इसका CH3 मत कीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, ठीक है, इसका इनॉल बनाइए, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन के ऊपर और वहाँ H लगा दीजिए, तो
तो क्या हो जाएगा COH CH COH, ये देखो। और ये जो H है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले, तो यहाँ क्या क्या इफेक्ट आ गया, एक तो किलेशन आ गया, किलेशन के बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, तीसरा एसिडिक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, सारे यहाँ पे आ गए। लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैंने एक जगह लिखा था कि -M ग्रुप होगा तो इनॉल कंटेंट बढ़ेगा, और अगर +M ग्रुप होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, +M या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी आप उसको चाहे तो मेंशन कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो CH3 है ये +I करेगा कि नहीं, और यहाँ जो CH3 है +I करेगा। आप सोचोगे सर क्यों, तो वो इसलिए कि यहाँ पर जो रिंग बना ना, अब जो रिंग बना उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन खुद ही घूम रहा है, आप इलेक्ट्रॉन और दोगे बाहर से तो स्टेबिलिटी घट जाएगी ना, पहले से इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहा है, रिंग बना के आप और घुसाओगे तो बेचारे का क्या ही होगा, मर जाएगा ना कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन +I तो नहीं कर रहा ना, तो यहाँ 84% बनता है और ये बन जाता है 16%। तो अब ये समझते हैं वो जितना होगा उससे आप 100 से माइनस कर लीजिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन होता क्या है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये देखिएगा, एक H है, एक CH3 है यहाँ पर, ठीक है, एक CH3 और एक H है, C⋅O CH3। अब आप ऑब्जर्व करिएगा मेरी बात को, फिर वही चीज ये इधर ये ऊपर और इसका इनॉल बना दीजिए। इनॉल क्या बनेगा देखिए जरा ध्यान से, CO C नीचे CH3, यहाँ CO और यहाँ CH3, सॉरी यहाँ पर इसको H। अब देखो यहाँ पे सब सपोर्ट है, जो यहाँ पर सपोर्ट था ना वो सारा का सारा सपोर्ट यहाँ पर है। लेकिन देखो एक क्या दिक्कत है, इधर भी एक CH3, इधर भी और इधर भी, ये तीनों क्या देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन तो देंगे ही साथ में ये क्या होता है, रिपल्शन भी क्रिएट करता है। तो रिपल्शन इधर भी, रिपल्शन इधर। अब भैया रिपल्शन भी दिए जा रहे हैं, दूसरे को टेढ़ा कर रहे हो कंपाउंड को, तो इनॉल बना के नहीं रहना चाहिए, वो चाहेगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, इनॉल बना के नहीं रहना। तो ये असल में कितना आता है, ये 44% आता है, ठीक है। और ये वाला अब बाकी 100 में से माइनस कर, तो ये कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। चलिए 40। इसके बाद समझिएगा कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसा ग्रुप, ऐसा, और एक ऐसा, यहाँ एक कार्बन है, यहीं पे लगा देता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ, चलो यहाँ पे ऐसा 3 है, ठीक है, यहाँ से फिर ये 3 है, और यहाँ पर ये देखिए ऐसे ग्रुप। अगर ऐसे ग्रुप आ जाए ना तो इनमें तो यार भयंकर रिपल्शन होता है, भयंकर रिपल्शन होता है, तो ऑटोमराइज हो जाएंगे। तो ये अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पर क्या होगा, देखो ये मैं अगर सच आप मेरे से पूछो तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देख के लगता है कि बंद तो जाना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, पर यहाँ पे इतना भयंकर रिपल्शन होता है। ये बड़े बड़े ग्रुप है, मैं इसको बहुत छोटा बना रहा हूँ, तो यहाँ भयंकर रिपल्शन होता है, और ड्यू टू रिपल्शन ये स्टेबल नहीं रह पाता, और यहाँ पर इनॉल जो है ना, इनॉल का परसेंटेज वो 0% आ जाता है। अब बगल बगल में बड़े बड़े ग्रुप आके कहाँ से रह पाएगा, ठीक है, रहने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ इनॉल कितना हो जाता है, 0% फॉर्म हो जाता है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे बढ़िए, अब आ जाइए 15 पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक pH लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ एक pH है, यहाँ एक pH है। अब यहाँ क्या होता है, दोनों साइड एक pH लगा दिया। अब pH क्या करेगा, देखो इनॉल तो बनेगा ही, इसका इनॉल ये बन जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे लिखा आपने, ये ऐसे लिखा, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर एक pH और यहाँ पे बेंजीन होता है, तो इस पाई बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन शो करने लगता है। तो यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट आ जाएगा, तो किलेशन तो आ ही रहा है, किलेशन के बाद एक क्या आ जाएगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का भी पता लग जाएगा, रिंग भी रेजोनेंस करने लगेगा, दो pH रिंग में मिलकर दोनों साइड से रेजोनेंस करने लगेगा। और एक्टिव हाइड्रोजन तो है ही, एक्टिव हाइड्रोजन तो है ही ना, ये वाला हाइड्रोजन जो पहले लिखा, तो इसका इनॉल कंटेंट 95% होता है। किसी बुक में इसको 100 भी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन होता है फाइनली 95% ही, क्योंकि दोनों बगल बगल में रिंग आ गए ना। इसके बाद देखिए 16। अब एक देखिए, जैसे कि मान लो ऐसा हो जाए, pH आपने लगा लिया, H भी हम लोगों ने लगा लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहीं पे कंपैरिजन वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो CO CH2 CO और यहाँ पर H, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि इनॉल किसमें ज्यादा बनेगा, बस इतना समझिएगा। यहाँ पर मान लो कि आपने लगा दिया CH3 CO CH2 CO CH3, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया pH CO CH2 CO CH3। अब बताओ किसमें इनॉल सबसे ज्यादा होगा, एबीसीडी कर लो ना यार, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। अब देखो तीनों में देखोगे तो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, किलेशन हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, सब सेम है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ बगल में हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये जो है ये दोनों बगल से प्लस आई देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या करते हैं, इनॉल कंटेंट को घटाते हैं। बेंजीन जो होता है वो थ्रू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इधर भी लिख लीजिएगा, थ्रू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इनॉल कंटेंट बढ़ा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए में सबसे ज्यादा, नहीं सी में सबसे ज्यादा, सी देन ए फिर बी। वैसे आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी पता है तो आप वहां से कंपेयर मार सकते हो। चलिए इसमें आइए फिर, अभी मैं सिर्फ कंपेयर करना चाहूंगा, ठीक है, बस कंपेयर करते जाइएगा। इसमें आपको क्या करना है, याद बात नहीं करना है, कंपेयर करते जाना है। देखो बोर्ड गंदा हो गया, चलो एक सेकंड। एक आधे क्वेश्चन और करना, 17। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान देना, ये इसमें इनॉल कंटेंट क्या होगा, OET। देखो मैं बताऊं तो इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा होगा। क्यों इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो होगा क्या कि यहाँ बगल में CH3 ग्रुप है कि नहीं, तो वो दोनों प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इधर एक CH3 है जो कि प्लस आई से लेगा, लेकिन ये वाला किससे देगा, प्लस M से इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, कम। तो A का इनॉल कंटेंट B से ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए 18। अब मान लो ऐसा सीन बन जाए, OET और OET, ET मतलब इथाइल, OET और इधर pH आ जाए और इधर दोनों साइड pH आ जाए। अब बताओ इनॉल कंटेंट क्या होगा, A, B और C। ध्यान से देखो, इस साइड से प्लस M होगा, इस साइड से भी प्लस M होगा, तो प्लस M वाले क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं इनॉल कंटेंट को। यहाँ पर एक साइड से प्लस M और दूसरे साइड से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो ये थोड़ा सपोर्ट में रहेगा, दोनों साइड से यहाँ प्लस M हो रहा है, यहाँ पर दोनों साइड से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा C, फिर B, फिर A। बोलिए बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरे पास मार्कर बहुत खराब है, क्या बोलूँ। चलिए आइए, 18 के बाद 19 पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब कौन सा क्वेश्चन हम लोग पकड़ेंगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, आपने ये वाला देख लिया। हाँ, अब छोटे मोटे क्वेश्चन, बेंजीन वाला तो आपने देख लिया। चलो एक एग्जांपल, एक नोट करके मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। नोट करके लिखिए, नोट करके एक बात लिखिए। नोट करके क्या लिखेंगे आप लोग, तो नोट करके आप लोग लिखने वाले हैं कि भाई इनॉल वाला क्वेश्चन। हाँ, नोट करके लिखिएगा कि मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है और मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, इन दोनों में इनॉल किसका ज्यादा होगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे गायरो एंट्रोपी बोल के एक टर्म आता है, अपने सिलेबस में नहीं है तो नाम को भूल जाइए, हम लोग सीधा बात करने वाले हैं क्वेश्चन के टाइम। इसको टॉटमराइज करो, इसको टॉटमराइज करो, फाइनल आंसर होता है, ठीक है। देखो मैं करता हूँ इसको, सॉरी इसको कहाँ से टॉटमराइज कराऊंगा, मैं भी दे रहा हूँ, है ना। यहाँ इसका टॉटमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर OH, यहाँ डबल बॉन्ड, ये टॉटमराइज होगा तो क्या बनेगा, देखिए ऐसा होगा। आप देखो मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे इस बात को। होता क्या है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है। तो क्योंकि ये रिंग नीचे बंधा हुआ है, तो इसमें और रिंग में रिपल्शन जो होता है वो कम होता है, लेस रिपल्शन। ऐसा लिख लीजिएगा यहाँ पे कि इस इन दोनों में लेस रिपल्शन। तो लेस रिपल्शन होगा तो आराम से घूम पाएगा, और आराम से घूम पाएगा तो गायरो एंट्रोपी बढ़ जाती है। अभी आप उतना दिमाग पे मत लीजिए, एंट्रोपी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में रिलेटिवली क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा है। ये बंधा है ना तो नीचे की तरफ फेंक दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा है, तो ये बंधा कम है, और बंधा कम है तो इन दोनों में क्या होगा, मोर रिपल्शन। और अगर मोर रिपल्शन हुआ इसका मतलब क्या है, इस H में और इसमें रिपल्शन होगा तो इसका जो ये इनॉल फॉर्म है उतना स्टेबल नहीं होगा। जितना ज्यादा आराम से घूम पाता है इनॉल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब A और B में, इन दोनों में, इसको आपने A बोला, इसको आपने B बोला, बताओ इनॉल किसका ज्यादा होगा, A का इनॉल ज्यादा होगा B से। याद रखिएगा रिंग वाले का हमेशा ज्यादा होता है ओपन चेन वाले से, बिकॉज ऑफ गायरो एंट्रोपी। क्योंकि जो इसका H है ना, ये जो H है, जब ये सिंगल बॉन्ड के बाद घूमेगा ऐसे गोल 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 गोल, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन नाचेगा, घूमेगा, तो जो रिंग नीचे बंधी है ना वो उसको इशू नहीं देती, वो नीचे की तरफ बंधी है एकदम आराम से। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा ऐसा खुली हुई है, तो इससे रिपल्शन हाइड्रोजन को ज्यादा पड़ता है।
तो यहाँ पर इनॉल कंटेंट रिलेटिवली ज्यादा होता है, यहाँ होता है, होता दोनों में कम है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर मारोगे तो उसका ज्यादा होगा, कुल मिला के है। चलिए इसके बाद आइए देखो, इसके बाद क्या होगा, कहाँ होगा, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। चलो इससे एक क्वेश्चन करते हैं ना 19। अब देखो तुमसे पूछा जाए किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, इसमें, इसमें, इसमें या फिर इसको भी मत लो ना, इसको ऐसे लो ना यार, हाँ इसमें। तो देखो अब मैं बनाम गाने में सीधा बोलूंगा, यहाँ पर क्या होता है, इसका आपको याद हो 74% होता है, ठीक है। देखो ये वाला जो है इसका तो 100% होगा इनॉल कंटेंट, क्यों, क्योंकि ये टूट के क्या बनने वाला है, एरोमेटिक वाला ऐसे निकलेगा। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा इसके पास, ठीक है। फिर और क्या क्या था, अरे किलेशन वाला फंडा भी है, तो ये तो होता है 75%, तो सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ A B C D, बताओ सबसे ज्यादा किसका, A वाले का, उसके बाद नहीं सॉरी A नहीं D वाले का, D वाले का क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है वो, फिर ये A वाला है, उसके बाद इन दोनों में किससे ज्यादा होगा, तो ये बंधा है ना वही गायरोएंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट है, ये सबसे लास्ट में, तो इसके बाद B और इसके बाद C, ये देख लीजिए, समझ में आ रहा है कुछ। चलिए और क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर ये है और चलो एक इसको रखते हैं और ऐसा करते हैं, एक में इसको ले लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको देखा हुआ ही मिलेगा, ये हो जाएगा, एक आप इसमें ऐसा कवर कर दो, ये वाला, ठीक है, तो ये हो गया। और एक आप इसमें ले लीजिए, ये वाला ले लो ना, ये वाला ले लीजिए, OH OH, यहाँ पर PH है और यहाँ पर CH। देखो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला टोटोमराइज होकर एंटी एरोमेटिक बनने वाला है, मतलब 0%, सबसे कम तो इसी का होगा ना, A B C, सबसे कम किसका होने वाला है, B वाले, तो B वाले को सबसे पीछे डाल दूं, बाकी देखो A वाले और C वाले में किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, A वाले का ज्यादा होगा, C वाले का। और इसमें देखो दोनों साइड CH3 होता तो कितना होता है 74%, लेकिन एक तरफ PH है तो PH है तो और बढ़ जाएगा, ये तो 90% का राउंड होता है, तो ये D आ गया, तो ये हो गया इनऑल कंटेंट का परसेंटेज। चलिए इसके बाद और बढ़िया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 21, एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि भाई देखो ये है, यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ठीक है, और यहाँ एक लगा देंगे HA और यहाँ पे लगा देंगे HP, बोलेंगे अब बताओ किधर वाला टोटोमराइज होगा, है ना, HA निकलेगा तो टोटोमराइज होगा कि HB निकलेगा तो टोटोमराइज होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों निकाल दो ना, देख लो कौन स्टेबल बन रहा है कि नहीं। चलिए तो हम पहले क्या कर रहे हैं, HB निकाल रहे हैं, HB निकालो, देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पर देखो ये कंपाउंड OH डबल बॉन्ड ऐसा, अगर मैंने HB निकाला तो अब मैं HA निकालता हूँ, HA निकाला तो जरा देखिएगा क्या बनता है, OH, अगर आप ध्यान से देखोगे तो खुद ही आंसर दिख जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, सॉरी। देखो तकलीफ क्या होगी ना, इन दोनों में से ये इसको मान लो A फॉर्म और इसको मान लो B फॉर्म, मैं ऐसे आराम से बता सकता हूँ कि A का परसेंटेज ज्यादा होगा B से, क्यों ऐसा ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए मेरे भाई कि इधर पाई बॉन्ड बना तो तकलीफ है थोड़ी बहुत, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर तकलीफ है, लेकिन इधर पाई बॉन्ड बना तो ये 3 मेंबर्ड रिंग वाला कार्बन है और इसमें एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल कितना है, देखो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ऐसे देख लीजिए, देखो ये जो कार्बन है ना बेचारा ये फंस गया है यहाँ पर, ये कार्बन का ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका एंगल कितना होना चाहिए था 120 और है कितना 60, तो एंगल स्ट्रेन कितने का हो गया इसके पास, एंगल स्ट्रेन जो है इसके पास वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 60%, तो भाई एंगल स्ट्रेन अगर आएगा तो कंपाउंड बनना ही नहीं चाहेगा, ऑब्वियस है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन बी ऑप्शन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे एग्जांपल कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही,
नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे कैसे मैकेनिज्म ऐसे डीप बेसिक मीडियम में होता है, और अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन कुछ बच गया, ठीक है, और मेरे को लगा कि वो क्वेश्चन कराना चाहिए तो मैं फटाक से वो क्वेश्चन भी उसमें बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।